हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग इज डिफर्स एज बोथ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। देखिए, स्टाफिंग जो है वो लाइन एक्टिविटीज और स्टाफ एक्टिविटी दोनों है। बच्चों, लाइन एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। ठीक उसी प्रकार से स्टाफिंग भी एक लाइन एक्टिविटी होती है। इसके साथ ही साथ जो हमारी इंप्लॉय मतलब डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो इंप्लॉय होते हैं, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में भी जो अलग अलग इंप्लॉय होते हैं उनको हायर करने की एक्टिविटी भी इस स्टाफिंग प्रोसेस में इंक्लूडेड होती है। तो स्टाफिंग प्रोसेस लाइन एक्टिविटी एंड स्टाफ एक्टिविटी बोथ होती है। बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि स्टाफिंग प्रोसेस में कौन कौन सी एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है। तो स्टाफिंग में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। यानी सबसे पहले हम ये एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉय, कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। Staffing process begins with the estimation of manpower requirement, which means finding out number and type of employees needed by the organization in near future। यानी स्टाफिंग प्रोसेस कहां से बिगिन होता है? जब हम मैन पावर रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करते हैं कि कितने मैन पावर रिक्वायरमेंट है। और इसके साथ साथ देखो, स्टाफिंग जब मैन पावर रिक्वायरमेंट की बात होती है तो मैन पावर रिक्वायरमेंट का केवल इतना ही मतलब नहीं है कि कितने एम्प्लॉइयों की जरूरत है, बल्कि मैन पावर रिक्वायरमेंट से में हम ये भी देखते हैं कि हमें किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है, कि उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके पास क्या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है ये भी हम डिसाइड करते हैं। मैन पावर रिक्वायरमेंट इज नॉट ओनली टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पीपुल नीडेड बट आल्सो टाइप ऑफ पीपुल। बोला था मैं कि किस टाइप की पीपुल चाहिए, किस नॉलेज वाले, किस स्किल्स वाले पीपुल की रिक्वायरमेंट है, इसको भी हम देखते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट में। यानी कि लिखा भी है कि टाइप मींस व्हाट शुड बी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ द पीपुल होम वी नीडेड टू अपॉइंट। मतलब किस क्वालिफिकेशन के लोगों की आपको जरूरत है। while assigning the type of manpower required, company should also make policy regarding number of people to be appointed from backward class, women force, minority etc। अब मैन पावर रिक्वायरमेंट की जब भी बात आती है तो इसके साथ साथ कभी कभी कंपनी की जो कुछ पॉलिसीज होती है वो भी मैटर करती है। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ कोटा वाला अपॉइंटमेंट होती है कि बैकवर्ड क्लास से लेना है या केवल वुमेन्स को लेना है या माइनॉरिटी को लेना है। ये सारी बातें भी इंक्लूडेड होती है। जनरली जब भी हम मैन पावर एस्टिमेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 सब स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्कलोड एनालिसिस करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम करने को है। देन आफ्टर वर्कफोर्स एनालिसिस, उस काम को करने के लिए हमारे पास कितने एम्प्लॉय की जरूरत है। और देन आफ्टर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि जितना हमारे पास काम है वो और उस काम करने के लिए कितने एम्प्लॉय हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं। और सपोज कीजिए काम हमारे पास बहुत ज्यादा है करने के लिए और लेकिन जो एम्प्लॉय है वो बहुत कम है, तो हमें एक रिक्वायरमेंट हो जाएगी कि और भी ज्यादा हमें एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा ताकि वो जो बहुत ज्यादा काम है उसको हम परफॉर्म कर सके। तो यही होता है वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस एंड कंपेयरिंग बोथ एंड फाइंड आउट रिक्वायरमेंट। एक बार इसको और पढ़ लेते हैं। देखिए, वर्कलोड एनालिसिस में क्या कहा गया है कि दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स असाइन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी वर्कलोड एनालिसिस में हम ये फाइंड करते हैं कि कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, कितना काम है। एंड आफ्टर वर्कफोर्स एनालिसिस हम क्या करते हैं, इट मींस एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, कि हमारे पास अभी फिलहाल में कितना वर्कफोर्स है, इसमें हम वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं। और देन आफ्टर कंपैरिजन करते हैं। आफ्टर डूइंग वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, द मैनेजर कंपेयर बोथ एज एक्सेस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स इंडिकेटेड understaffing and you need to appoint more people, whereas excess of workforce over workload and indicate overstaffing and you need to remove or transfer some employees and elsewhere। यानी अगर हमारा वर्क फोर्स जो है वो ज्यादा है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि एम्प्लॉइयों को हटाना पड़ता है, कहीं और ट्रांसफर करना पड़ता है। बट अगर वहीं पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो वर्कलोड ज्यादा होगा तो हमें और भी एम्प्लॉइयों को अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये बेसिकली होता है मैन पावर रिक्वायरमेंट में। ठीक है,
तो ये बात हमें समझ में आ गई है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप जो होता है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को कि हमारे यहाँ एक जॉब की पोस्ट वैकेंट है, और जो भी क्वालिफिकेशन मीट करता है, जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वो आके अप्लाई कर सकता है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप समझ सकते हो कि एक तरीके से इनविटेशन होता है कंपनी जो कि कैंडिडेट को देती है किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। थोड़ा पढ़ते हैं इसको, देखिए क्या क्या कहा गया है यहाँ पे कि इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। After assessing the number and type of employee required, the manager tried that more and more people should apply for the job so that organization can get more choice and select better candidate। जब कंपनी जो होती है वो कितने एम्प्लॉय की जरूरत है और किस टाइप की एम्प्लॉय की जरूरत है ये उसको मालूम चल जाता है, देन आफ्टर हर कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस जॉब के लिए अप्लाई करें ताकि कंपनी के पास एक बेटर चॉइस हो, वैरायटी ऑफ रेंजेस मिल सके जिसमें कि वो एक बेटर एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर सके। देन आफ्टर इफ वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ट्रांसफर एंड प्रमोशन देन इट इज वेरी इकोनॉमिकल एंड फास्ट। देखिए मे बी पॉसिबल अगर जो भी जॉब वैकेंट है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम इंटरनल सोर्स का यूज करें, मतलब हमारे किसी और एम्प्लॉय को हम उस पोस्ट को दे दें, उस पोस्ट पे ही अपॉइंट कर दे, यानी प्रमोशन के थ्रू या ट्रांसफर के थ्रू, तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है और बहुत ही फास्ट होता है। बट जनरली ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर कंपनी में कोई पोस्ट वैकेंट होती है तो उसके लिए किसी आउटसाइडर को ही अपॉइंट किया जाता है। टू रिक्रूट पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्टैक्ट वेरियस प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स, यानी रिक्रूटमेंट करने के लिए जो प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं वहां पे, या फिर एम्प्लॉयज एक्सचेंज होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इन सबसे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट द मोस्ट कॉमन वेज टू रिक्रूट फ्रेश टैलेंट्स इज थ्रू एडवर्टीजमेंट। लेकिन जो जनरली हम लोग देखते ही होंगे कि जब भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है तो एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू न्यूज फैला दिया जाता है कि यहाँ पे एक जॉब वैकेंट है, जितने भी जॉब सीकर्स है वो आकर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो दो प्रोसेस तो हमारे क्लियर हो गए हैं। पहला क्या था बच्चों? पहला था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, और सेकंड हो गया हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड होता है सिलेक्शन। यानी देखिए रिक्रूटमेंट में हमने क्या किया था कि जॉब के लिए एप्लीकेशन के लिए हमने क्या किया था, एप्लीकेशन निकाला था कि आइए और यहाँ पे अप्लाई कीजिए। बट अब हम क्या थे, सिलेक्शन प्रोसेस में उनका टेस्ट के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू उन्हीं में से किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं अपने जॉब के लिए, तो वो हो जाती है हमारी सिलेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट जो होता है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, लेकिन सिलेक्शन जो होता है वो एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि उसमें हम बुलाते हैं सबको कि भैया आप भी आ जाओ अप्लाई करो जॉब के लिए, आप भी आ जाओ, सबको बुला लेते हैं जॉब को अप्लाई करने के लिए। बट सिलेक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि भैया आप कैपेबल नहीं हो, आप जो भी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको मीट नहीं करते हो, तो इसमें हम क्या छांटने का काम करते हैं। इसलिए सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। देखिए पढ़ते हैं, इट रिफर्स टू द चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट to fill the vacant job position. This selection is done through a process which involves test, interview, etc. In selection, number of selected candidate is less than the number of rejected candidate. That is why selection is called negative process. हमने कहा था ना, देखिए सिलेक्शन में क्या होता है कि जितने कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करते हैं उससे ज्यादा को तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब आते हैं अपने फोर्थ स्टेप पे, जो कि होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम क्या कहते हैं कि जो भी जॉब होती है उस पे एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड कर दे कि भैया आपकी जॉब कंफर्म हो गई है, आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में कि प्लेसमेंट रिफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही सिलेक्टेड, मतलब जिस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुए वो उसको ऑक्यूपाई कर देता है, उस पोस्ट पे आ जाता है।
आफ्टर सिलेक्शन द एम्प्लॉय इज गिवन अपॉइंटमेंट लेटर एंड इज आस्क्ड टू ऑक्युपाई द वैकेंट जॉब पोजीशन। होता है ना कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इस डेट से आप आकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी प्रोसेस को हम प्लेसमेंट कहते हैं। और इसके साथ साथ एक ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो न्यू एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं बाकी के एम्प्लॉयज को, या कंपनी में क्या काम कैसे करना है उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी इवन कॉलेज या स्कूल की बात करते हैं तो जब नए नए स्टूडेंट होते हैं तो एक फ्रेशर पार्टी होती है, जिससे कि जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल के कॉलेज के वेलफेयर से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं। तो कुछ वैसा ही होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। जब न्यू एम्प्लॉय आता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर कराने के लिए हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रख देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इसको पढ़ लेते थोड़ा कि ओरिएंटेशन refers to the introduction of new employees to the existing employees. Large organizations organize orientation program to familiarize the new employees with the existing, whereas small organizations superiors take a new employee on ground and introduce him to the existing people. जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पे क्या होता है कि एक पूरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम ही ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है जो नए एम्प्लॉयज होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। बट जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पे क्या होता है कि एक सुपीरियर आता है और अपने जूनियर को, यानी जो न्यू एम्प्लॉय होता है उसको लेके एक राउंड पे निकलता है, सबसे इंट्रोडक्शन कराता जाता है। तो कुछ ऐसा होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में। तो फोर्थ स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया। पहला था एस्टिमेटिंग मैन पावर, देन आफ्टर था रिक्रूटमेंट, देन था थर्ड सिलेक्शन एंड फोर्थ हो गया प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देन आफ्टर हम फिफ्थ की बात करते हैं जो कि है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जब एम्प्लॉय ने अपनी जॉब की पोस्ट को ऑक्युपाई कर लिया है तो अब कंपनी क्या करती है उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी अच्छा खासा खर्चा करती है ताकि जो भी कंपनी काम है वो उसको और भी एफिशिएंट तरीके से कर पाए। पढ़ लेते थोड़ा इसको भी कि टू इम्प्रूव द competence of the employees and to motivate them it is necessary to provide training and development opportunity for employees so that they can reach to top and keep improving their skills। इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, इसलिए ये नेसेसरी हो जाता है कि उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए और उसकी स्किल्स को और भी ज्यादा कीप अप किया जाए, उसको इनहेंस किया जाए। And after organizations may have in-house training center or arrange with some institution to provide training for their employees। यानी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके तो खुद के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ट्रेनिंग हाउसेस होते हैं जहां पे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। बट वहीं पे जो कुछ छोटे होते हैं वो कहीं और किसी और इंस्टीट्यूशन से कॉन्टेक्ट करके वहां पर ट्रेनिंग के लिए उनको भेजा करते हैं। Then after training and development not only motivate employees but this improves efficiency of work also। जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं वो केवल और केवल एम्प्लॉयज को मोटिवेट ही नहीं करती हैं बल्कि उसकी जो एफिशिएंसी होती है ना, इफेक्टिवनेस होती है, उसको भी इनहेंस करने का काम करती है। आगे क्या बोला है इसको भी पढ़ते हैं। बाय ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एडवांसमेंट्स to their employees organization can improve their efficiency and effectiveness and efficiency। तो ये तो हमने बता दिया था आपको कि अब ये जो करियर एडवांसमेंट्स एंड ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उससे उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही बढ़ती है। in most of the large scale organizations there are separate human resource department which perform staffing function, but in small organization the line managers only perform all the function। So small organization in which there is no human resource department include following steps also in the staffing process। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना वहां पे क्या होता है कि एक अलग से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को बना दिया जाता है स्टाफिंग प्रोसेस को, स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। बट जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पे जो लाइन मैनेजर्स होते हैं यानी जो कुछ टॉप के मैनेजर्स होते हैं वो स्टाफिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो इसमें स्टाफिंग में जो अभी हमने 5 स्टेप पढ़े थे इसके अलावा भी 1-2 प्रोसेस और होते हैं, उनको भी हम लोग साथ में देख लेते हैं। जिसमें से एक आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए नाम से क्लियर है, परफॉर्मेंस मतलब होता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, उनका वर्क कैसा है, और अप्रेजल मतलब होता है कि इवैल्यूएशन करना। तो जब एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस का हम इवैल्यूएशन करते हैं तो इसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं।
After taking training and performing the job for some times, there is need that employee's performance must be evaluated. यानी अब कुछ टाइम काम करने के बाद एक जरूरी जाता है कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को एक बार हम इवेल्युएट करें, देखें कि वो सारे काम को ठीक से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है. Performance appraisal refers to evaluating the performance of the employees against some standard. कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि इवैल्यूएशन करते हैं इसमें परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय. द स्टैंडर्ड आर मेड नो टू एम्प्लॉयज इन एडवांस. अब देखिए होता क्या है ना कि जब भी हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हम क्या एक स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं कि ये एम्प्लॉय या ये सारे जो एम्प्लॉय वो इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतने यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, तो एक स्टैंडर्ड हम सेट कर देते हैं. और परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम देखते हैं कि वो जो एम्प्लॉयज है वो एम्प्लॉय उस स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है कि नहीं. अगर 100 यूनिट का हमने स्टैंडर्ड सेट किया था कि एक मंथ में वो 100 यूनिट या 200 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम ये चेक करते हैं कि क्या रियलिटी में उसने वो स्टैंडर्ड को यानी 200 यूनिट के प्रोडक्शन को मीट किया है या नहीं किया है. Superiors prepare the feedback report on the basis of performance appraisal. और जो सुपीरियर होता है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है अपनी फीडबैक के अकॉर्डिंग. और इसी के देखिए जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं ना, इसी के बेसिस पे लोगों का प्रमोशन एंड डिमोशन का भी काम होता है. तो ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल. देन आफ्टर सेकेंड इसमें और एक्टिविटी इंक्लूड हो सकती है, वो है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग का. कि भाई अगर वो उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल में अच्छा आता है, अच्छा इंप्रूवमेंट किया उन्होंने, स्टैंडर्ड से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है उनकी, तो उनको हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो आगे की सुपीरियर के पोस्ट पे जा सके. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन विथ मोर पे, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रमोशन का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको एक हायर पोजीशन प्रोवाइड करना विथ मोर पे, तो उसको सैलरी भी बढ़ा देते हैं और प्लस उसका जो जॉब सेटिस्फैक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है. जनरली ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉय. देखिए हमने बताया था ना कि ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है इसी की जो रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है उस रिपोर्ट की बेसिस पे ही प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग की एक्टिविटी परफॉर्म होती है. तो जो अदर एक्टिविटीज थी, अदर स्टेप थे, उसमें एक तो था परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक हो गया प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, और एक जो थर्ड है इसमें वो है कंपनसेशन. यानी जो हमारा एम्प्लॉय है उसको सैलरी कितनी प्रोवाइड की जाए ये भी तो मैटर करता है ना. तो स्टाफिंग प्रोसेस में जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पे कंपनसेशन की प्रोसेस भी इसी के अंदर इंक्लूड होती है. इसमें क्या आता है, इट रिफर्स टू द प्राइस ऑफ द जॉब, कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है आपके यहाँ, सर्विस दे रहा है, उसको क्या कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए, इन रिटर्न क्या मिले, वो आता है कंपनसेशन में. इट इंक्लूड पेज, रिवॉर्ड्स एंड द अदर इंसेंटिव गिवन टू द एम्प्लॉय. जो उनको बेसिक पे सैलरी दी जाती है या जो अलग से उनको रिवॉर्ड एंड जो अदर अलग से इंसेंटिव दिए जाते हैं वो सारी चीजें कंपनसेशन में इंक्लूडेड होती हैं. इट इंक्लूड डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट. जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज को दे दें या किसी और सर्विस के फॉर्म में दे वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड होता है. डायरेक्ट पेमेंट सच एज वेजेस, सैलरी एटसेट्रा, और इनडायरेक्ट पेमेंट्स मतलब क्या है, सच एज मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, कार फैसिलिटी. तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो इनडायरेक्ट पेमेंट्स होती हैं. The managers must pick the right compensation on the basis of qualification, type of the job, etc. जो मैनेजर्स होते हैं उनको बहुत ही सोच समझ करके जो एम्प्लॉय हैं उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और उनके क्या काम कर रहे हैं उन सब के अकॉर्डिंग एक अच्छा कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ता है. जनरली जो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट होते हैं वो दो बेसिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं. जो डायरेक्ट कंपनसेशन प्रोवाइड होता है वो दो बेस पे होता है. या तो वो होगा टाइम बेस्ड पेमेंट होगा कि काम किया तो वो मंथली, डेली या फिर वीकली उनको पेमेंट मिलती है. और एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट कि वो कितना काम कर रहे हैं वर्क के हिसाब से उनको मिलता है. अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस किया तो 10 यूनिट के हिसाब से उनको पैसा दे दिया जाए, 100 यूनिट किया तो उसके हिसाब से पैसा दिया जाए. तो ये दो चीजें होती हैं, एक तो होती है टाइम बेस्ड और एक हो जाती है परफॉर्मेंस बेस्ड. टाइम बेस्ड में टाइम फिक्स होता है, कितना टाइम पे आप काम करोगे तो इतना पैसा मिलेगा. बट परफॉर्मेंस में क्या होता है कि परफॉर्मेंस जो वर्क होता है वो फिक्स कर दिया जाएगा कि ये वर्क तुम परफॉर्म करोगे, इतना काम कंप्लीट करोगे तो इतना आपको पेमेंट मिल जाएगा. तो ये होते हैं टाइम बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड.
ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं कहाँ, स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, बट फिलहाल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने ही स्टेप पढ़ लेते हैं। एक बार इन स्टाफिंग प्रोसेस को आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। बेसिकली 5 ही होते हैं: एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, देन आफ्टर सिलेक्शन, देन आफ्टर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, एंड देन आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन उसने वहां पे 2-3 और ऐड किए थे, जिसमें था क्या, पहला कहता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, एंड देन आफ्टर कंपनसेशन। तो हो बच्चों, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर फिर भी कोई माइंड में आपके डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।